हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है सौरभ बारावाल और आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड के बारे में। इससे पहले कि हम लेक्चर शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको अपकमिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी और बेस्ट स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो विद नो फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड एक वर्ड जो कि इंसेक्ट और साइड दो वर्ड से बना हुआ है। इंसेक्ट जो कि हार्मफुल पेस्ट होते हैं और साइड टू किल, उन इंसेक्ट्स को किल करना जो कि हमारी कल्टीवेटेड प्लांट्स के लिए हार्मफुल है, तो उनको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। अब इंसेक्टिसाइड की हमने क्लासिफिकेशन की है, वो भी 4 फैक्टर्स के ऊपर। पहला फैक्टर है मोड ऑफ एंट्री, के वो किस तरह इंसेक्ट्स के अंदर एंटर करेंगे। दूसरा फैक्टर है मोड ऑफ एक्शन, कि वो क्या एक्शन यूज़ करेंगे इंसेक्ट को किल करने के लिए। तीसरा है केमिकल नेचर, उनका केमिकल नेचर क्या होगा, ऑर्गेनिक होंगे, इनऑर्गेनिक होंगे। लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी, किस लेवल की टॉक्सिसिटी होगी, एक्सट्रीमली टॉक्सिक होंगे, हाईली टॉक्सिक होंगे, मॉडरेट होंगे, लो होंगे। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। मोड ऑफ एंट्री के बेस पे इंसेक्टिसाइड्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो कि स्टमक में जाके पॉइजन बनाते हैं। दूसरा जो कांटेक्ट में आके ही किल कर देते हैं। तीसरा जो फ्यूमिगेंट की तरह यूज़ किया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करते हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू वो बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। और चौथा है सिस्टमैटिक। तो अब बारी बारी से इन सब के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि पहला मैंने बताया, स्टमक पॉइजन। Stomach poison are toxic only ingested through the mouth and most useful against those insects having biting and chewing mouth parts, जैसे कि कैटरपिलर्स होंगे, ग्रासहोपर होंगे। इनका जो खाने का तरीका है वो बाइटिंग और चूइंग टाइप का है, तो ये इनके लिए ही इसी वे को देख के ही ये वाले डिज़ाइन किए गए हैं स्टमक पॉइजन, जिनके एग्जांपल हैं पेरिस ग्रीन, जो कि जिसका रियल नेम है कॉपर एसिटो आर्सिनेट, लेड आर्सिनेट, कैल्शियम आर्सिनेट। मैं कहने का मतलब है जो आर्सिनेट्स हैं वो, और दूसरे हैं फ्लोरीन, जैसे कि सोडियम फ्लोराइड हो गया, क्रायोलाइट हो गया। अब इनको हम या तो स्प्रे करते हैं या फिर डस्ट करते हैं लीव्स और स्टेम्स के ऊपर, ताकि जब इंसेक्ट्स आए और वो बाइट या फिर और च्यू करे तो वो लीव्स के साथ उनकी बॉडी में एंटर कर जाएं और वहाँ पे पॉइजन क्रिएट करे और उनकी डेथ कर दें। स्टमक पॉइजन्स हैव ग्रेजुअली बीन रिप्लेस्ड बाय सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड। आज के टाइम पे स्टमक पॉइजन ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा है, उनकी जगह सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स ज़्यादा यूज़ में आने लगे हैं, क्योंकि वो लेस डेंजरस है ह्यूमन और मैमल्स के लिए। मेलाथियन भी एक इसका इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है स्टमक पॉइजन का। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट पॉइजन। कॉन्टैक्ट पॉइजन, कॉन्टैक्ट पॉइजन पेनिट्रेट द स्किन ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट आर यूज्ड अगेंस्ट दोज आर्थ्रोपोडा सच एज एफिड्स। एफिड्स किस वे में सक करता है जूस को, तो जो सकिंग पेस्ट है उनके लिए भी कॉन्टैक्ट पॉइजन, उनके लिए ही कॉन्टैक्ट पॉइजन बनाया गया है। और इसका एक कॉमन एग्जांपल है फेनवेलिरेट। और वैसे कॉन्टैक्ट पॉइजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है नेचुरली अकरिंग कंपाउंड और दूसरा है सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स हैं, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड हैं, उनके एग्जाम्पल हैं निकोटिन। नेचुरली अकरिंग आपके दिमाग में पहले ही आता होगा कि सबसे जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है वो है पायरेथ्रम, और जो हमें कहाँ से मिलता है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो मिलता है क्राइजेंथेमम, जो मिलता है हमें क्राइजेंथेमम से। पायरेथ्रम जो हमें मिलता है क्राइजेंथेमम से।
दूसरा है निकोटिन, जो कि डेवलप होता है या फिर बनाते हैं हम टोबैको से। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल है, रोटिनोन फ्रॉम द डेरिस स्पीसीज रिलेटेड टू प्लांट, और ऑयल लाइक पेट्रोलियम bounds were originally derived mainly from plant extract or toxic agent from them. Example, pyrethrins has been synthesized. Natural insecticide usually short-lived on plant and cannot provide protection against prolonged invasion. ये जो नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स हैं ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं और ये लॉन्ग टाइम तक प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करते, एक्सेप्ट जो हमारा पायरेथ्रम है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला इंसेक्टिसाइड है क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक प्लांट के ऊपर बना रहता है। हमने ऑर्गेनिक जो नेचुरल कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है वो पढ़ लिया था। अब दूसरा है सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड। सिंथेटिक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड आर नाउ प्राइमरी एजेंट ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल। ये प्राइमरी एजेंट हो गया क्योंकि अब ये मोस्टली यही यूज़ किए जाने लगे, ना कि कॉन्टैक्ट यूज़ किए जाते हैं ज़्यादा, ना ही नेचुरली अकरिंग यूज़ किए जाते हैं, अब सिंथेटिक ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। अब पेनिट्रेट इंसेक्ट्स एंड टॉक्सिक टू वाइड रेंज ऑफ स्पीसीज। द मेन सिंथेटिक ग्रुप्स ऑफ आर, जो मेजर जो है वो है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जिनको बोलते हैं, एंड कार्बामेट्स। तो हम एक एक करके इन तीनों को पढ़ते हैं। क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन पहला है, हमें इसके बारे में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स को याद रखना है। जैसे कि सबसे पहले DDT से इनकी शुरुआत हुई थी, जो कि 1940 में पॉल मुलर ने इसको डिस्कवर किया था, बनाया था इसको, और इसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी को देखने के बाद उसके बाद क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स मार्केट में आने लगे, बनाए जाने लगे। तो BHC अनोदर एग्जांपल है, लिंडेन एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, क्लोरोबेंजीलेट है, मैथोजाइलोक्लोर हो गया, साइक्लोडिमीन्स। अब ये कौन से एग्जांपल है इसके, एल्ड्रिन हो गया, डाई एल्ड्रिन हो गया, क्लोरोडेन हो गया, हेप्टाक्लोर हो गया, एंड्रिन हो गया। सम ऑफ द कंपाउंड्स आर क्वाइट स्टेबल। अब ये क्या होता है, इन स्टेबल एंड हैव अ लॉन्ग रेजिडुअल एक्शन। दे आर देयरफॉर particularly valuable where protection is required for long period। तो इनमें से क्या है कि कुछ ऐसे हैं जो लॉन्ग टाइम तक टिके रहते हैं, लॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट रहते हैं, तो इसलिए वो ऐसी जगह पे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे लॉन्ग पीरियड तक उनकी रिक्वायरमेंट हो। देयर टॉक्सिक एक्शन नॉट फुली अंडरस्टूड बट दे आर नोन टू डिस्टर्ब द नर्वस सिस्टम। तो काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है कि कोई भी इंसेक्टिसाइड का नाम दे देंगे और बोलेंगे उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। तो हम इससे पता लगा सकते हैं, जैसे अगर DDT आता है, एल्ड्रिन आता है, डाई एल्ड्रिन आता है, BHC आता है, लिंडेन आता है, तो हम कह सकते हैं कि वो नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा। अ नंबर ऑफ दीज इंसेक्टिसाइड हैव बीन बैन्ड फॉर देयर डेलेटेरियस इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। हाँ, जैसे कि DDT तो बहुत फेमस है, जो कि बैन हो चुका है, वही बताया गया है। आगे हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट। ये इस पूरे टॉपिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, ऑर्गेनोफॉस्फेट। एक नाम मैलाथियोन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आर नाउ लार्जेस्ट एंड मोस्ट वर्सेटाइल क्लास ऑफ इंसेक्टिसाइड। ये प्रैक्टिकली यूज में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टू वाइडली यूज कंपाउंड इन दिस क्लास आर पैराथियोन और मैलाथियोन। अदर आर डाइजियानोन, नेल्ड, मिथाइल पैराथियोन, डाइक्लोरोवोस। दे आर स्पेशली इफेक्टिव अगेंस्ट सकिंग इंसेक्ट्स के अगेंस्ट में ये यूज़ किए जाते हैं। एफिड हो गया, माइट्स हो गया, विच फीड ऑन द प्लांट जूस। द केमिकल्स अब्जॉर्प्शन इनटू द प्लांट इज अचीव्ड आइदर बाय स्प्रेइंग द लीव्स और अप्लाइंग सॉल्यूशन impregnated
with the chemical to the soil, so the intake occurs through the roots. The organophosphates usually have little residual action. हमने जो कार्बामेट्स के बारे में पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा था, क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे, उनमें से बहुत सारों का रेजिडुअल इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक था। इनका रेजिडुअल इफेक्ट शॉर्ट टाइम तक होता है, इसीलिए ये ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि अगर ये ज़्यादा दिनों तक प्रेजेंट होगी तो इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस टॉलरेंस डेवलप कर लेंगे इंसेक्ट्स। दे आर जनरली मच मोर टॉक्सिक दैन क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और ये उन क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स किल इंसेक्ट्स बाय, अब इसका मोड ऑफ एक्शन बता रहे हैं कि और इनहिबिटिंग द एंजाइम कोलीएस्ट्रेज विच इज एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम। तो ये भी नर्वस सिस्टम पे ही अटैक कर रहा है, ठीक है। ये एक एंजाइम है कोलिनेस्टेरेज, ये इसको डिस्टर्ब कर देता है, इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होता है और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। द थर्ड वन इज कार्बामेट्स। कार्बामेट्स का एग्जाम्पल कार्बामाइल और मेथोमाइल और कार्बोफ्यूरॉन। कार्बोफ्यूरॉन इम्पोर्टेंट है। रैपिडली डिटॉक्सिफाइड, अब ये क्या है, ये एनिमल्स टिश्यू के अंदर ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जैसे कि जब हम फोडर खिलाते हैं या फिर कोई प्लांट खिलाते हैं जहाँ पे हमने स्प्रे कर रखी होगी, तो वो उनके ऊपर इंसेक्टिसाइड होंगे, तो ये एनिमल्स के अंदर जाएंगे और उनके अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो मोस्टली कार्बामेट्स के लिए डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। इसके बाद पढ़ते हैं हम फ्यूमिगेंट्स के बारे में। हमारा स्टमक पॉइजन हो गया, कॉन्टैक्ट पॉइजन हो गया। थर्ड वन इज फ्यूमिगेंट। फ्यूमिगेंट में मोस्ट इम्पोर्टेंट तो है एल्युमिनियम फोस्फाइड। अब फ्यूमिगेंट होते क्या हैं? फ्यूमिगेंट वो होते हैं जो एक तरह से फ्यूम गैस सिक्रीट करते हैं। एक क्लोज्ड कंटेनर की ज़रूरत होती है इसके लिए, इसलिए हम इसको मोस्टली कहाँ पे यूज़ करते हैं? स्टोर्ड प्रोडक्ट्स के लिए, इंसेक्ट्स किल करने के लिए स्टोर्ड प्रोडक्ट्स के लिए फ्यूमिगेंट यूज़ किए जाते हैं। जैसे नर्सरी स्टॉक हो गया या फिर वेयर हाउसेज होंगे, वहाँ पे हम फ्यूमिगेंट का यूज़ करते हैं। तो ये उनके एंटर कैसे करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम से एंटर करता है और थ्रू इट्स स्पाइरेकल्स और ब्रीथिंग ओपनिंग, वहाँ से ये एंटर करता है और उनकी डेथ कर देता है। और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल हैं हाइड्रोजन साइनाइड, नेफ्थलीन जिसका आपने नाम बहुत पहले सुना होगा, निकोटाइन, मिथाइल ब्रोमाइड, और ये तो है ही एल्युमिनियम फोस्फाइड और कार्बन डाइसल्फाइड। एल्युमिनियम फोस्फाइड और कार्बन डाइसल्फाइड काफ़ी बार एग्ज़ाम में भी आ चुका है कि फ्यूमिगेंट का एग्जाम्पल बताओ। एल्युमिनियम फोस्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पढ़ते हैं हम सिस्टमिक पॉइजन। सिस्टमिक पॉइजन क्या होते हैं? जो कि हम रूट के थ्रू देंगे सॉल्यूशन बना के, और वो पूरे प्लांट में अपने आप फोइलेज में ट्रांसलोकेट हो जाएगा वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू, ठीक है। और जब भी इंसेक्ट्स उस पर बाइट करेगा, फीड करेगा, तो वो उसकी डेथ हो जाएगी। एग्जाम्पल है डाइमिथोएट। इसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, फिर भी फिजिकल पोइजन जो उसकी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करेगा, जिसका एग्जांपल है एक्टिवेटेड क्ले। प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन जो कि टॉक्सिक एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन, इसकी वजह से जो इंसेक्ट्स के अंदर प्रोटीन है उसका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। एग्जांपल है आर्सेनिकल्स। रेस्पिरेटरी पॉइजन्स कौन से होते हैं? केमिकल्स विच इनएक्टिवेट रेस्पिरेटरी एंजाइम। एग्जांपल है हाइड्रोजन साइनाइड HCN। उसके बाद है नर्व पॉइजन।
केमिकल्स इनहिबिट इम्पल्स कंडक्शन, मतलब जब उनकी इम्पल्स ही रुक जाएगी तो डेथ तो फोर्स हो ही जानी है। तो उसका एग्जांपल है मैलाथियोन। मैलाथियोन क्या है? ऑर्गेनोफॉस्फेट, हमेशा याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद है काइटिन इनहिबिटेशन। काइटिन इनहिबिटेशन, केमिकल इनहिबिट काइटिन सिंथेसिस, एग्जांपल है डाईफ्लूबेंजुरोन। डाईफ्लूबेंजुरोन। इसके बाद पढ़ते हैं दूसरा टाइप, दूसरा फैक्टर जिसके बेस पे हमने क्लासिफिकेशन किया, वो है बेस्ड ऑन केमिकल नेचर। केमिकल नेचर, अभी तक हमने जो पढ़ा है वहाँ से भी थोड़ा थोड़ा कंटेंट इसके अंदर है, मैंने पहले ही थोड़ा बता दिया है। इनऑर्गेनिक वाले कौन से हैं? इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, आर्सेनिक हो गया, फ्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, लाइम सल्फर हो गया। इनसे जिंक फोस्फाइड किसके लिए यूज़ किया जाता है? जिंक फोस्फाइड मेनली यूज़ किया जाता है एज अ रोडेंटिसाइड। रोडेंटिसाइड कौन से होते हैं? रोडेंट्स होते हैं जो ये रैट्स वगैरह होते हैं, स्नेल्स वगैरह, रैट्स वगैरह मेनली, ठीक है। और आर्सीनेट हमने बताया था, आर्सीनेट और फ्लोरीन ये हमने पढ़े थे किसके अंदर? आर्सीनेट और फ्लोरीन, आर्सीनेट और फ्लोरीन हमने पढ़े थे ये स्टमक के अंदर, और सल्फर तो होता ही है। अब उसके बाद पढ़ेंगे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड कौन से? जिनके अंदर CHON मेनली होते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोलियम ऑयल, कोल तार ऑयल, केरोसिन ऑयल, ठीक है। एनिमल ओरिजिनेटेड कौन से होते हैं? ये सब एनिमल ओरिजिनेटेड है, इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लांट ओरिजिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है, जैसे कि निकोटिन है फ्रॉम टोबैको प्लांट, पायरेथ्रम है फ्रॉम क्राइजेंथेमम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद है रोटोनोइड्स फ्रॉम द रूट ऑफ डेरिस, और लोंचोकार्पस, नीम, अजादिरक्टिन, पोंगेमिया ग्लैब्रा, गार्लिक, ठीक है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट आता है, वो है सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन हम पहले पढ़ चुके हैं, DDT, HCH, एंडोसल्फान, ये हमने पहले नहीं पढ़ा था, अब यहाँ पे पढ़ लो। एंडोसल्फान एक क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन है। लिंडेन, डाइकोफोल, DDT, HCH ये तो बैन हो चुके हैं, ये तो है ना। उसके बाद है साइक्लोडाइंस, ठीक है। क्लोरोडेन, हेप्टाक्लोर, बैंड केमिकल्स हैं, इसलिए इनको मैंने पहले इंक्लूड नहीं किया था। उसके बाद है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स कौन कौन से हैं? जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैलाथियोन, क्लोरपायरिफोस, ठीक है। क्लोरपायरिफोस, मैलाथियोन मोस्ट इम्पोर्टेंट, मिथाइल पैराथियोन, और बस डाइमिथोएट भी, ठीक है। कार्बामेट्स, फोर्थ वन कार्बेरियल, कार्बाफ्यूरान और कार्बोसल्फान, ठीक है। इसके बाद है फिफ्थ वन सिंथेटिक पायरेथ्रोइड। सिंथेटिक पायरेथ्रोइड बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिथ्रिन, साइपरमेथ्रिन और फेनवेलेरेट, ठीक है, पायरेथ्रम। उसके बाद है मिसलेनियस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सबका कंबाइन करके डाल रखा है, ठीक है। उसके बाद है लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी के बेस पे क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्टिसाइड। एक्सट्रीमली टॉक्सिक होंगे उनका रेड कलर, उन पे रेड सिंबल होगा, रेड डॉट होगा, और जो हाईली टॉक्सिक होंगे उन पे येलो होगा, मॉडरेट होंगे वो ब्लू होंगे, और लेस टॉक्सिक ग्रीन होंगे। टॉक्सिसिटी के लिए उन पे स्कल और पॉइजन दोनों साइन होंगे, सिर्फ पॉइजन का साइन होगा, और मॉडरेट में डेंजर का साइन होगा, लेस टॉक्सिक में क्वेश्चन का साइन होगा। अगर इनकी LD50 वैल्यू देखें तो वो 1 to ओरल और डर्मल 1 to 50, 1 to 200, 50 1 to 500, 500 1 to 5000 और मोर देन 5000, 1 to 200, 200 1 to 2000। तो बेसिकली हमें ये बताया जा रहा है कि जैसे ही LD50 वैल्यू बढ़ रही है तो जो टॉक्सिसिटी है वो घट रही है। बात ये है, बोलना ये चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे LD50 वैल्यू बढ़ रही है टॉक्सिसिटी घट रही है, ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है एग्ज़ाम में आ सकता है कि LD50 वैल्यू बढ़ने से क्या होता है। अब कुछ
इम्पोर्टेंट केमिकल्स और उनके ट्रेड नेम। डाईमिथाइल ऐसे ये आप खुद पढ़ सकते हैं। इनमें से मैं मेजर बता देता हूँ। इमिडाक्लोप्राइड हो गया, एडमायर और कॉन्फिडोर दोनों बोलते हैं। उसके बाद है साइपरमेथ्रिन साइम्बस, डेल्टामेथ्रिन डेसिस, क्लोरपायरिफोस डर्सबैन। और उसके बाद है कार्बाफ्यूरॉन, तो फ्यूराडोन, कार्बाफ्यूरॉन का फ्यूराडोन, टाटाफ्यूरॉन। उसके बाद है थायोडिकार्ब, लार्विन, मैलाथियोन, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैलाथियोन का मैलाथियोन ही है। उसके बाद है कार्बोसल्फान, मार्शल लिक्विड। उसके बाद है मोनोक्रोटोफोस, मोनोस्टार, टाटा मोनो। अगर प्रोफेनफोस प्लस को मिला दिया जाता है पायरेथ्रिन के साथ तो उसके लिए ट्रेड नेम है पॉलीथ्रिन सी। डाइमिथोएट के लिए रोगर, कार्बेरियल के लिए सेविन, डेल्टामेथ्रिन और ट्राइएजोफोस को मिलाएंगे तो स्पार्क ट्रेड नेम से मिलेगा। फोरेट, स्टार 4, सल्फर वेटसोल, जैसे वेटेबल सल्फर होता है वही वेटसोल बोलते हैं उसको। उसके बाद है एप्लीकेशन। अब हमने पढ़ लिया है कि इंसेक्टिसाइड की क्लासिफिकेशन, क्या उनका मोड ऑफ एक तरह से एक्शन है और क्या उनका मोड ऑफ एंट्री है इंसेक्ट्स के अंदर, और उनकी टॉक्सिसिटी के हिसाब से क्या क्या टर्म्स दी गई है। तो अब हम पढ़ते हैं कि इनकी जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है इनका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो मेनली हमें पता है डस्टिंग से किया जाता है और स्प्रेइंग से किया जाता है। तो जो मेजर है वो स्प्रेइंग से ही क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम्स में, और वो पूछे जाते हैं कि हाई वॉल्यूम स्प्रे, लो वॉल्यूम स्प्रे, यहाँ पे हाई वॉल्यूम स्प्रेइंग, अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेइंग, अल्ट्रा लो, यहाँ पे अल्ट्रा लो आएगा। तो अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेइंग। तो जो हाई वॉल्यूम स्प्रेइंग है वो 200 से 400 लीटर पर एकड़ स्प्रे करती है, और जो लो वॉल्यूम स्प्रे है वो 40 टू 60 लीटर पर एकड़ स्प्रे करती है, और जो अल्ट्रा लो वॉल्यूम है वो 2 से 4 लीटर। अब ये है एकड़ में, पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हेक्टेयर में। तो आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है 2.4 से। अप्रोक्स यही होता है 2.4, ठीक है। उसके बाद ड्रॉपलेट साइज क्या होता है 150 70 टू 150 20 टू 70। अगर हम बात करें कि ये पर डे में कितना एरिया कवर कर लेती है, तो जो हाई वॉल्यूम स्प्रे है, क्योंकि अब वो इतना ज़्यादा पानी स्प्रे कर रही है तो वो थोड़ा कम एरिया, मतलब 2.5 एकड़, मतलब अराउंड 1 हेक्टेयर। अगर लो वॉल्यूम स्प्रे है तो वो 5.6 एकड़। अगर वो अल्ट्रा लो वॉल्यूम है तो वो लगभग 20 एकड़्स तक एक दिन में कवर कर लेती है। अब हाई वॉल्यूम स्प्रेइंग के लिए कौन से इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, तो वो नैपसैक स्प्रेयर हो गया, रोकर स्प्रेयर हो गया। अगर हम लो वॉल्यूम के लिए तो नैप्स आएगा, पावर स्प्रेयर, मिस्ट स्प्रेयर, और यहाँ पे अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर। या फिर इलेक्ट्रिक स्प्रेयर। ये इनके एग्जाम्पल हैं।
उसके बाद ग्रैनुलर एप्लीकेशन भी किया जाता है। तो एप्लीकेशन तो सिर्फ मेनली 3 ही टाइप की होती है, डस्टिंग कर लो, स्प्रे कर लो या फिर ग्रैनुलर एप्लीकेशन कर लो। मोस्टली स्प्रे किया जाता है, तो स्प्रे को मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके को सब्सक्राइब करें। और कुछ भी बात जो आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हो कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।